ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इसके अंदर भी आज जो कंटेंट हम स्टडी करने जाएंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। हम स्टार्ट करते हैं द वेरी बेसिक। इसमें से कम 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं अबाउट नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को A to Z चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें आप लोग किसी भी स्पेशलिटी में बैठेंगे तो 1 से लेके 3 एमसीक्यूज क्वेश्चन नेक्रोसिस के अंदर जरूर मिलती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज मेंट बाय नेक्रोसिस। इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज और द डेथ ऑफ द सेल। या पैथोलॉजिकल सेल डेथ को हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। पैथोलॉजिकल सेल डेथ इज कॉल्ड नेक्रोसिस। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे ट्रोमा हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से वहां पे लोकल सेल की डेथ हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस के अंदर आप लोगों को इम्पोर्टेंट टाइप्स के एमसीक्यूज पता होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह के जो कॉमन है हम उससे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के अंदर फेवरेट एमसीक्यूज आता है द टाइप ऑफ नेक्रोसिस, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस seen in TB, tuberculosis। anyone can tell me? जो ऑनलाइन भी सुनते हैं वो पहले अपने आप पे सोचा करे कि मुझे ये चीज़ आती है कि नहीं। इससे आप लोगों को अपनी डेप्थ की पता चलती जाएगी कि मेरी स्टडी की डेप्थ कितनी है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, उसके अंदर कौन सी टाइप की नेक्रोसिस मिलती है? आंसर इज केसियस नेक्रोसिस। इसके अंदर केसियस नेक्रोसिस होती है। तो केसियस नेक्रोसिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ नेक्रोसिस। इससे हमें यह पता चल गया कि फॉर एग्जांपल नेक्रोसिस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फ्यू टाइप्स। इसमें वन ऑफ द टाइप इज केसियस नेक्रोसिस। हम इसके बाद आगे भी पढ़ेंगे। सम आर कॉल्ड कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सम आर कॉल्ड फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसके अंदर फिर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस आती है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में जो नेक्रोसिस पाई जाती है वो कौन सी है? वो केसियस नेक्रोसिस है। केसियस नेक्रोसिस के बारे में मजीद हम कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसमें से अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद ड्राई कफ, इस तरह का वो कोई सीन देते हैं कि एक पेशेंट है प्रेजेंट कर चुका है ड्राई कफ। पेशेंट प्रेजेंटेड विद ड्राई कफ। पेशेंट आए हैं जनाब ड्राई कफ के साथ विद हिस्ट्री ऑफ माइल्ड और लो ग्रेड फीवर। उसको लो ग्रेड फीवर है। ठीक है, ड्राई कफ है, लो ग्रेड फीवर है। ठीक है, उसमें नॉक्टर्नल स्वेटिंग भी होती है जिसको हम नॉक्टर्नल डाइफोरेसिस भी कह सकते हैं। एंड मलेज फॉर फ्यू मंथ्स एंड मलेज फॉर फ्यू मंथ। मलेज मीन फीलिंग नॉट वेल। फ्यू मंथ्स एंड मलेज फॉर फ्यू मंथ एंड वेट लॉस। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि अगर एक पेशेंट है उसको ड्राई कफ है, लो ग्रेड फीवर है, मलेज है, फ्यू मंथ्स है, इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन। तो ये और इसकी अगर फैमिली हिस्ट्री भी कुछ ऐसी हो कि वो कंजस्टेड फैमिली के अंदर रह रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास किसकी तरफ डायग्नोज जा रही है? टीबी की तरफ जा रही है। इसमें अगर वो आप लोगों से टाइप ऑफ नेक्रोसिस एक्सपेक्ट करें या आप लोगों से पूछें यार इस तरह की केस के अंदर कौन सी नेक्रोसिस हमें मिल सकती है, तो ये हम किसकी केस पढ़ते हैं? दिस इज मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आप लोगों का आंसर वही सेम ही रहेगा, आंसर विल बी केसियस नेक्रोसिस। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस की आप लोगों से कंप्लीट डायग्नोसिस पूछे या ट्यूबरकुलोसिस की क्लिनिकल हिस्ट्री दे दे, लेकिन उसके अंदर हमेशा याद रखना है whatever the type of necrosis will be present, that will be known as a caseous necrosis। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को ये आना चाहिए। हम देखें ट्यूबरकुलोसिस इज अ क्रोनिक कंडीशन, और क्रोनिक कंडीशन के अंदर क्या होता है? देयर इज ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। उसके अंदर क्या होता है? ग्रेनुलोमा। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आप लोगों को लिखता हूँ, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के अंदर ग्रेनुलोमा बनता है। ठीक है, लेकिन हमने ये पढ़ना है कि व्हाट इज मेंट बाय ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा का मतलब क्या है?
वैसे पैथोलॉजी के अंदर हमें ये पता है वट एवर द वर्ड विच इज एंड ऑन ओमा, ओमा का मतलब क्या होता है कैंसर, लेकिन एवरी ओमा इज नॉट कैंसर। यहाँ पे ग्रेनुलोमा शोज इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जिस तरह के बी सेल्स, टी सेल, मैक्रोफेजेस, दीज आर व्हाट, दे आर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल। तो कलेक्शन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इसका मतलब ये है अगर किसी बंदे में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो और उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल आपस में कलेक्ट हो जाते हैं इन दे मेक अ मास, उस मास को हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोमा कहते हैं। ग्रेनुलोमा के अंदर मैक्रोफेजेस भी होती है, ग्रेनुलोमा के अंदर मोनोसाइट्स भी होती है, और ग्रेनुलोमा के अंदर हमारे पास क्या होती है, बी सेल एंड टी सेल भी होती है, और फाइब्रोब्लास्ट भी इसके अंदर होती है। लेकिन ग्रेनुलोमा से मुराद यह है कि ये मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी सेल की क्या है, एक कलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे दो एमसीक्यूज मजीद आप लोग याद रखें। इन्फेक्शन दो तरह की होती है, या तो एक्यूट इन्फेक्शन होती है या क्रोनिक इन्फेक्शन। अगर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल वो पूछी जाए एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में, वो न्यूट्रोफिल है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइट ब्लड सेल टू बी इन्वॉल्व इज वाइट ब्लड सेल, दैट इज न्यूट्रोफिल। लेकिन अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल पूछा जाए, आंसर इज मैक्रोफेजेस, वो फिर मैक्रोफेजेस है। तो इम्पोर्टेंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल आंसर इज न्यूट्रोफिल, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल अगर आ जाए आंसर इज मैक्रोफेज। तो इस तरह ग्रेनुलोमा के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती है, तो उसमें मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, उन सब की क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। अब क्वेश्चन ये है, ग्रेनुलोमा दो तरह की होती है, एक केशियस ग्रेनुलोमा है और एक नॉन केशियस ग्रेनुलोमा है। तो उसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत डिफरेंस आनी चाहिए कि केशियस ग्रेनुलोमा क्या है और नॉन केशियस ग्रेनुलोमा क्या है। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखें। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रोनिक कंडीशन है, हिस्ट्री आप लोगों को दी गई है, कफ है, ठीक है, कोई भी कंडीशन आप लोगों को जो क्रोनिक दी गई हो, लो ग्रेड फीवर हो, मलेज हो फॉर फ्यू मंथ्स, वेट लॉस हो, एंड उस पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या हो, केशियस ग्रेनुलोमा। ये मैं आप लोगों को आसानी के लिए बता रहा हूँ, आप लोग वहां पे फिर खुद ब खुद इसको पिक करेंगे। एनी क्रोनिक कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई कफ, लो ग्रेड फीवर, मलेज फॉर फ्यू मंथ्स एंड वेट लॉस, और उसके अंदर आप लोगों को बताया गया हो द पेशेंट हैज व्हाट, केशियस ग्रेनुलोमा। ये किस चीज की डायग्नोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी की डायग्नोसिस है। तो टीबी के अंदर देयर शुड बी केशियस ग्रेनुलोमा। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, यहाँ से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल वो आप लोगों से ये पूछे कि कोई क्रोनिक कंडीशन है, ये भी क्रोनिक कंडीशन होता है, इसमें भी पेशेंट को कफ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी, लेकिन इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन केशियस ग्रेनुलोमा। इसके अंदर क्या है, नॉन केशियस ग्रेनुलोमा। इसमें आप लोगों को फिर कंसेप्ट के तौर पे एमसीक्यूज आने चाहिए। एक क्रोनिक कंडीशन जिसमें नॉन केशियस ग्रेनुलोमा हो, फॉलोड बाय हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, इसको क्या हो, हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, दैट इज द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एट द एंट्री डोर ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो हाइलम है, इसके साथ जो लिम्फ नोड होते हैं उसको हम हाइलर लिम्फ नोड कहते हैं। तो 3 चीजें याद रखें। ऐसा क्रोनिक कंडीशन जिसमें नॉन केशियस ग्रेनुलोमा हो और उसमें क्या हो, हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, और ये आप लोगों से डायग्नोसिस में पूछे दैट विल बी सार्कोइडोसिस। ये हमारे पास क्या है, सार्कोइडोसिस। तो सार्कोइडोसिस और ट्यूबरकुलोसिस, इसकी जो हिस्ट्री है इसमें वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन डालते हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कराते हैं। तो कोई भी क्रोनिक कंडीशन जिसमें ड्राई कफ, मलेज फॉर फ्यू मंथ्स, वेट लॉस फॉलोड बाय स्वेटिंग इन द नाइट विद कंजस्टेड फैमिली हिस्ट्री एंड केशियस ग्रेनुलोमा, थिंक अबाउट टीबी। लेकिन क्रोनिक कंडीशन हो उसमें नॉन केशियस ग्रेनुलोमा हो, वो भी एक क्रोनिक कंडीशन है, ग्रेनुलोमा जरूर बनेगी लेकिन वो नॉन केशियस टाइप होगी, और उसके अंदर हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी हो, दैट विल बी सार्कोइडोसिस। यहाँ पे 2 चीजें और मजीद याद रखें, एसोसिएशन याद रखना है। सार्कोइडोसिस पेशेंट के अंदर अगर वो आप लोगों से पूछे, इन लोगों की फ्रंट ऑफ द टीबिया के ऊपर एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन होती है, इसको कहते हैं एरिथीमा नोडोसम। तो सार्कोइडोसिस पेशेंट इज अकम्पनीड बाय सम एरिथेमेटस rashes या nodular shaped lesion on the front of tibia that is called erythema nodosum। ये MCQs याद रखना है, ठीक है। सार्कोइडोसिस मोस्ट कॉमनली सीन इन ब्लैक अफ्रीकन, ठीक है,
ये ब्लैक अफ्रीकन के अंदर होती है, ठीक है। और अगर एक और एमसीक्यूज आ जाए कि सार्कोइडोसिस पेशेंट के अंदर आई में क्या होता है, इन लोगों के अंदर आई के अंदर एक कंडीशन एसोसिएट होता है जिट इज कॉल्ड यूवियाइटिस। आई के अंदर यूवियल लेयर होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम यूवियाइटिस कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, अब सारे सुन ले कि एक ब्लैक अफ्रीकन फीमेल है, वो प्रेजेंट कर गई है विद सम रैशेस ऑन द फ्रंट ऑफ शिन। शिन का मतलब क्या है, टीबिया, लेकिन साथ में जनाब उसको चेस्ट इन्फेक्शन भी है और उसको यूवियाइटिस भी है। तो देखिए फ्रंट ऑफ द टीबिया पे एरिथीमा नोडुसम की हिस्ट्री दे रहे, उधर यूवियाइटिस भी है। अब आप सार्कोइडोसिस को कंफर्म करने के लिए बेस्ट टेस्ट क्या करेंगे, आंसर इज चेस्ट एक्सरे। हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे टू इन्वॉल्व टू सी हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। तो हम चेस्ट एक्सरे करते हैं और एक्सरे से मालूम करते हैं एनी ब्लैक अफ्रीकन फीमेल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एरिथेमेटस नोडुलर लेजन ऑन द फ्रंट ऑफ टीबिया। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये शिन पे होता है, शिन से मुराद क्या है, टीबिया है, और उसमें यूवियाइटिस की हिस्ट्री है। तो फिर ये इनडायरेक्टली किस चीज की वो पूछ रहे, सार्कोइडोसिस की। सार्कोइडोसिस पेशेंट अगर हम ट्रीट ना करें तो लेटर इन दिस पेशेंट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट नर्व्स। इन लोगों के अंदर न्यूरोपैथी भी हो सकती है। और अगर ये एमसीक्यूज आ जाए, मोस्ट लाइकली नर्व टू बी डैमेज इन सार्कोइडोसिस, आंसर इज फेशियल नर्व। ये कौन सी नर्व है, फेशियल नर्व होती है। और अगर सार्कोइडोसिस पेशेंट के अंदर नर्व डैमेज हो जाए, उसको न्यूरोलॉजिकल सार्कोइडोसिस भी कहते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब फेशियल नर्व इज मोस्ट कॉमनली प्रोन फॉर डैमेज इन सार्कोइडोसिस। फेशियल नर्व इज नंबर 7 क्रेनियल नर्व। और फेशियल नर्व के बाद अगर सेकंड नर्व की चांस है वो ऑप्टिक नर्व होती है। कौन सी, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व इज अ सेकंड क्रेनियल नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, वो विजन के लिए होता है। अब देखें, जिस तरह के हमने टीबी और सार्कोइडोसिस की बात की है अकॉर्डिंग टू द कैशियस नेक्रोसिस, तो उसकी कुछ मजीद एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पूल है एमसीक्यूज का, ये हर एक स्पेशलिटी के अंदर आता है, चाहे वो गायनी में हो, चाहे मेडिसिन में हो या सर्जरी में। एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी से एमसीक्यूज आते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी मतलब द ग्रुप ऑफ ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। कि टीबी के लिए जो हम ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटीटी, दैट इज एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी। उसके लिए आप लोगों ने जो पॉइंट्स याद रखने हैं, नंबर 1 एमसीक्यूज, स्पेशली जो एमसीक्यूज अभी बताने लगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यह पता है कि फॉर एग्जांपल कि देयर आर मेनी ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। इसके अंदर बहुत से जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो राइप्स नमूने बताते हैं। आर स्टैंड फॉर रिफाम्पिसिन, आई स्टैंड फॉर आइसोनियाजेड, पी फॉर पायराजिनामाइड, ई फॉर इथाम्ब्यूटोल और एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 ड्रग है जो हम फर्स्ट लाइन यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि अगर एक पेशेंट है वो एटीटी ले रहा है, उनमें से कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते, उसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। और ऐसे ड्रग जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोके और इसको किल भी करें, उसको हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। तो देखिए एटीटी के अंदर वो पूछते हैं प्योर बैक्टीरियोस्टैटिक, नंबर 1 एमसीक्यूज। अगर कोई बंदा एटीटी ले रहा है तो उस बंदे को जो ड्रग्स मिल रहे हैं उसके अंदर वो कौन सा ड्रग है जो प्योर हमारे पास क्या है, शाबाश, बैक्टीरियोस्टैटिक है। आंसर इज इथाम्ब्यूटोल। वो कौन सा ड्रग है, इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल इज वन ऑफ द एटीटी विच इज अ प्योर विच ड्रग, आंसर इज बैक्टीरियोस्टैटिक। ये ड्रग बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता, लेकिन दिस ड्रग कैन डिक्रीज द मल्टीप्लिकेशन रेट ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है। इथाम्ब्यूटोल के बारे में एक और एमसीक्यूज आप लोग ले लिख सकते हैं, इट कैन काज ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये क्या करा सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, क्योंकि ये विजन को खराब कर सकता है। सो इट इज आई टॉक्सिक। ये आप लोगों को पता होगा, एमबीबीएस लेवल से, प्रैक्टिस से भी पता चल गया होगा कि इट इज ई फॉर आई टॉक्सिक, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करा सकता है। इसमें प्योर बैक्टीरियोसाइडल की तरफ आते हैं, प्योर बैक्टीरियोसाइडल। इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, प्योर बैक्टीरियोसाइडल। प्योर बैक्टीरियोसाइडल के अंदर द फर्स्ट वन इज रिफाम्पिसिन। इसके अंदर क्या आता है, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन को हम रेफाब्यूटिन भी कहते हैं, रेफामाइसिन भी कहते हैं। दिस इज द एटीटी विच इज प्योरली एक्ट एज अ बैक्टीरियोसाइडल।
लेकिन रिफाम्पिसिन के बारे में ये याद रखना है, इट कैन काज रेड ऑरेंज यूरिनेशन। ये क्या करा सकता है? रेड ऑरेंज यूरिनेशन या रेड ऑरेंज कलरेशन टू ऑल सिक्रीशन, चाहे टीयर्स हो, सलाइवा हो, यूरिन हो, उन सब की ये कलर को क्या कराता है? रेड ऑरेंज में कन्वर्ट कर देता है। रिफाम्पिसिन ये हमारे पास लीवर में जाकर साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर है, साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर है। तो अब आप लोगों ने ये चीज जहन में याद रखनी है। ड्रग्स इंटरेक्शन भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन वहां से जरूर आते हैं, स्पेशली फॉर गायनोकोलॉजी पर्पस। गायनी के अंदर ये ज्यादा आता है। देखिए, दोज फीमेल या दोज कपल हु विश टू फॉलो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर दोज मेथड which is followed by the couple and through which they can prevent their pregnancy। प्रेगनेंसी रोकने वाली मेथड को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। तो कौन कौन से रूल्स, किस किस तरीकों से? नंबर 1 इज पिल्स के जरिए, डिफरेंट मेडिसिन के जरिए, हाँ जी, सर्जरी के जरिए, उसको परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। और कुछ IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस रखते हैं, और कुछ हार्मोनल मेथड होते हैं। तो इसका मतलब अगर एक फीमेल है वो OCPs ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो वो उसको प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन OCP लेने के साथ अगर फीमेल कौन सा ड्रग ले रही है? रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन विल इंड्यूस साइटोक्रोम P450 और वो OCP की मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा? इंक्रीज। और OCP जो है वो बॉडी में कम टाइम तक रहेगा एंड देयर इज चांस ऑफ प्रेगनेंसी। इसलिए OCP शुड नॉट बी टेकन अलॉन्ग विद विच ATT? आंसर इज रिफाम्पिसिन। क्योंकि रिफाम्पिसिन OCP की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए किसको इंड्यूस करता है? साइटोक्रोम P450। तो फिर OCP का इफेक्ट कम रहेगा और फिर बीइंग OCP देयर इज अ हाई चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये दोनों MCQs के लिए याद रखने हैं। और रिफाम्पिसिन इज अ प्योर बैक्टीरियोसाइड। नंबर 2, इसके साथ द नेक्स्ट ड्रग विच इज अ प्योर बैक्टीरियोसाइड इज पायराजिनामाइड। जिनामाइड, पायराजिनामाइड, ये ड्रग भी हमारे पास क्या है? प्योर बैक्टीरियोसाइडल है। इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है कि दोज ATT विच इज यूज्ड बाय अ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट एंड लीड टू गाउट, ये क्या करा सकता है? ये गाउट करा सकता है। ये MCQ आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल TB पेशेंट ATT ले रहा है एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट द पेशेंट डेवलप सम जॉइंट पेन, और हम उस जॉइंट पेन के लिए उसमें हम जॉइंट क्या करें? उससे एस्पिरेशन करें और उसमें हमें क्रिस्टल मिले, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ गाउट। अब गाउट का मतलब क्या है? गाउट का मतलब ये है, देखिए, अगर बॉडी के अंदर किस चीज का लेवल बढ़ जाए? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। जो प्यूरिन है DNA रिंग, उसके मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस होती है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज नॉर्मली एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ किडनी, ये किडनी से निकलता है। लेकिन अगर ये यूरिक एसिड बढ़ जाए so it will convert it into a type of crystal known as monosodium urate crystal। ये किस में कन्वर्ट होगा? monosodium urate crystal which is known as MSU in short। और ये MSU क्रिस्टल जाकर मुख्तलिफ ज्वाइंट के अंदर क्या हो जाएंगे? डिपोजिट हो जाएंगे। एंड द फर्स्ट ज्वाइंट MSU लव टू डिपोजिट इज द ज्वाइंट ऑफ ग्रेट टो। जो ग्रेट टो है या बिग टो है, इसके ज्वाइंट में क्या हो जाएंगे? डिपोजिशन। और जब ये ज्वाइंट के अंदर डिपोजिट हो जाएंगे, स्पेशली स्टार्ट फ्रॉम दी बिग टो, तो ऐसे कंडीशन को हम पोडेग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडेग्रा। व्हेनेवर बिग टो इज इन्वॉल्व बाय द डिपोजिशन ऑफ MSU क्रिस्टल व्हिच इज कम फ्रॉम द यूरिक एसिड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पोडेग्रा एंड द डिजीज विल बी नोन एज गाउट। तो गाउट से मुराद ये है what you will suspect in a joint aspiration if the patient is previously diagnosed for gout। Answer is MSU crystal। अब ये MSU crystal ये कहाँ से आए हैं? From where these MSU crystal come? Answer is uric acid। अब पायराजिनामाइड क्या करता है? ये MCQs है। MCQs में आएगा कि पायराजिनामाइड तो गाउट कराता है। कैसे? पायराजिनामाइड इज अ ड्रग which will inhibit the excretion of uric acid from the kidney। ये यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो अगर पायराजिनामाइड वो बंदा लेगा और उसकी यूरिक एसिड एक्सक्रीशन कम हो, तो यूरिक एसिड कहाँ पे रिटेन करेंगे? ब्लड के अंदर, सीरम में, और फिर वो MSU क्रिस्टल में कन्वर्ट होंगे और वो किस में जाएगा? पोडेग्रा की तरफ जाएगा। क्लियर है? तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि ATT के अंदर प्योर बैक्टीरियोस्टैटिक इथाम्ब्यूटोल है और प्योर बैक्टीरियोसाइडल रिफाम्पिसिन एंड ऑफ पायराजिनामाइड है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है कि बोथ
both bacteriostatic at low dose but become bactericidal at a high dose, या वो ड्रग बताए ATT के अंदर जिसमें बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल कैपेसिटी दोनों हो, दैट इज आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड दैट इज अ ड्रग विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल INH। INH इसको कहते हैं, दैट इज बोथ बैक्टीरियोस्टैटिक एज वेल एज बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है जी, तो ये पॉइंट याद रखें कि जो INH है, ठीक है, INH, अब देखें दो तरह की चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज द काज ऑफ TB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट इज वन ऑफ द बेसिलाई, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, बेसिलाई है। एक इसकी दो फेजेज होती है, एक जनाब हमारे पास रैपिडली डिवाइडिंग स्टेज, रैपिडली डिवाइडिंग फेज, ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, बैक्टीरिया की, कि मतलब बैक्टीरिया का वो फेज जिसमें वो रैपिडली अपनी पॉपुलेशन को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। एक होता है जनाब जब वो पॉपुलेशन बढ़ा लेती है तो वो फिर वक्त के लिए किस फेज में आ जाती है, स्टेशनरी फेज में, फिर वहां पे वो मजीद ग्रोथ नहीं करती। अगर बैक्टीरिया की कौन सी फेज चल रही है, रैपिडली डिवाइडिंग फेज, इस फेज के अंदर दिस आइसोनियाजिड एक्ट एज अ बैक्टीरियोसाइडल, ये क्या है, बैक्टीरियोसाइडल। लेकिन अगर बैक्टीरिया डिवाइड हो चुकी है तो फिर ये उसकी मजीद आगे ग्रोथ को सिर्फ क्या करती है, कम करती है। सो इन विच फेज ऑफ द बेसिलाई या बैक्टीरिया INH इज अ बैक्टीरियोसाइडल रैपिडली डिवाइडिंग फेज, लेकिन सेम ड्रग बिकम बैक्टीरियोस्टैटिक व्हेन देयर इज स्टेशनरी फेज ऑफ द बैक्टीरिया। क्लियर है? तो रैपिडली डिवाइडिंग के लिए दिस ड्रग एक्ट इज अ बैक्टीरिसाइडल, लेकिन स्टेशनरी फेज के लिए दिस ड्रग एक्ट इज अ व्हाट, आंसर इज बैक्टीरियोस्टैटिक, के बैक्टीरियोस्टैटिक आता है। क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट जनाब TB और इसके जनाब ड्रग्स के बारे में। TB में दो तीन क्वेश्चन मजीद हम अभी करेंगे विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने तो पार्ट 1 की तैयारी मिक्स करनी है और यहाँ से MCQs भी इस तरह कापी पेस्ट इंशाल्लाह आते हैं। तो TB के मजीद कुछ एक दो MCQs हैं वो आप लोगों को आना चाहिए। नंबर 1, अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज द मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर TB, ये इंपॉर्टेंट पूल लेके 3-4 पॉइंट है MCQs पर्पस के लिए, इंपॉर्टेंट पूल। अगर इस तरह आ जाए कि मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर TB, ये अगर आ जाए, हाँ, अब कंफर्मेटरी वो नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे, डायग्नोस्टिक पूछ रहे। सो मोर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर TB, आंसर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, PCR। PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR के बाद अगर हम देखना चाहे, आंसर इज AFB, एसिड फास्ट बेसिलाई, ये हम स्प्यूटम से लेते हैं और कल्चर करके एसिड फास्ट बेसिलाई को हम देखना चाहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज, अब आप हिस्टोलॉजिकल मीन कि हिस्टोलॉजी पे हम क्या देखना चाहते हैं, हिस्टोलॉजिकल देखे, अगर वो कहते व्हाट इज द इम्पोर्टेंट हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इन TB, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इन दी TB, ये पॉइंट याद रखना है। और कभी कभार वो क्या कहते हैं, इफ आस्क माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग ऑफ द TB, तो देखिए इसमें लोग गलत हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक होते कंफर्मेटरी टेस्ट, इफ दे आस्क कंफर्मेटरी, तो देखे टेस्ट फॉर द TB, यार बिलीव मी वन ऑफ द MCQs क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हेयर। अगर वो पूछे मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर TB, आंसर इज PCR। फिर अगर वो पूछे कि व्हाट इज द हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ द TB थ्रू विच वी कैन कंफर्म, आंसर इज एपिथेलियल सेल्स। ये कौन से सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। तो हिस्टोलॉजिकली TB पेशेंट में हमें कौन से सेल नजर आने चाहिए, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स इज व्हाट, एपिथेलियल सेल्स आर दी एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ये क्या होते हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, जो हम किसके अंदर देखते हैं, शाबाश, आंसर इज ग्रेनुलोमा के अंदर। ग्रेनुलोमा वाज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कलेक्शन ऑफ सेल विच कंटेन मैक्रोफेजेस, और उस मैक्रोफेजेस की एक्टिवेटेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये हमें बता रहा है कि दिस पर्सन इज प्रीवियसली सम क्रोनिक कंडीशन एंड दैट शुड बी व्हाट, TB। अगर वो कहे कि व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग, फिर केशियस नेक्रोसिस है। कौन सी नेक्रोसिस है, केशियस नेक्रोसिस। तो हिस्टोलॉजी के ऊपर हम क्या देखेंगे, शाबाश, आंसर इज एपिथेलियल सेल। फिर जनाब केशियस नेक्रोसिस इंपोर्टेंट बन जाता है
लेकिन माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग के लिए केशियस नेक्रोसिस विल बी फर्स्ट देन एपिथेलियल सेल। अब आते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए, ठीक है ना, कन्फर्मेटरी से मुराद डेफिनेटिव टेस्ट है। कन्फर्मेटरी और डेफिनेटिव, इन दोनों को जनाब हम देखेंगे कि कन्फर्मेटरी या डेफिनेटिव टेस्ट क्या है। हाँ जी, एनीवन आंसर इज AFB, एसिड फास्ट बेसिलाई करते हैं, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज एसिड फास्ट बेसिलाई। हम स्प्यूटम के जरिए जनाब पेशेंट से कल्चर करते हैं और उसमें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रो कर देते हैं। बात समझ आ गई क्या नहीं? तो ये 3-4 चीजें मैंने आप लोगों को लिखी है, इनमें से एक क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे MCQs दे के सुन ले। अब लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो ये है, सिनेरियो थी ट्यूबरकुलोसिस की, किस तरह के पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ ड्राई कफ, वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग, मलेज फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। इसके साथ साथ वो लोग देते हैं कि दिस पेशेंट आल्सो हैव सम रेस्पिरेटरी सिम्टम एंड केशियस नेक्रोसिस वाज नोटेड। तो आपके जहन में आया कि ये क्या है? TB। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक अप्रोच फॉर द कंडीशन? आंसर इज ऑलवेज PCR। डायग्नोस्टिक अप्रोच हमेशा PCR है। हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में एपिथेलियल सेल है, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में केशियस नेक्रोसिस है, और अगर कंफर्मेटरी या डेफिनेटिव टेस्ट आ जाए तो एसिड फास्ट बेसिलाई है। क्लियर है? तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, ऑन द डे ऑफ एग्जाम यू पीपल विल सी कॉपी पेस्ट इन द एग्जाम इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हमने केशियस नेक्रोसिस के बारे में पढ़ना था, हमने इसके साथ TB और सार्कोइडोसिस पे थोड़ी बहुत बात की। इसके मजीद कुछ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ करेंगे। इसके बाद लिखे व्हाट इज कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। इसके MCQs कहाँ पे आते हैं? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस की सेकंड टाइप है। जिसने एग्जाम दिए है FCPS के, उसमें नेक्रोसिस के 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है जी। तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में सबसे पहले तो बात ये याद रखें कि दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन इन सॉलिड ऑर्गन। ये किसके अंदर होती है? सॉलिड ऑर्गन। इसका मतलब ये है कि दिस नेक्रोसिस इज सीन इन विच ऑर्गन? सॉलिड ऑर्गन्स। ये सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर होती हैं, ठीक है। सॉलिड ऑर्गन से मुराद आप लोगों ने याद रखनी है, जो कॉमनली आती है हार्ट, किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड। किस ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। ये याद रखना, ठीक है। दीज 3 ऑर्गन आर द एरिया वेयर वी कैन सी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि यार इस नेक्रोसिस की हॉलमार्क क्या है? इस नेक्रोसिस का मुराद ये है कोआगुलेटिव का कि इसमें अगर सेल की डेथ हो भी जाए फिर भी सेल की जो शेप है, आर्किटेक्चर है, वो क्या हो जाती है? वो प्रिजर्व्ड हो जाती है। अगर सेल डाई हो भी जाए उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस में फ्यू डेज तक चेंज नहीं आती। तो अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस वेयर द सेल रिमेन इन इट्स ओन नॉर्मल आर्किटेक्चर फॉर लास्ट फ्यू डेज, ऐसे नेक्रोसिस को हम कोआगुलेटिव कहते हैं। इसमें आप लोग इसकी मीनिंग भी लिखे। इन दिस नेक्रोसिस द सेल आर्किटेक्चर इज रिमेन, हाँ जी, डिस्टर्ब के रिमेन प्रिजर्व्ड फॉर फ्यू डेज। तो ये MCQs याद रखें। इसका मतलब ये है कि इस कोआगुलेटिव नेक्रोसिस की हॉलमार्क ये है कि अगर सेल डाई हो भी जाए तो कुछ दिनों तक वो सेल अपना शेप नहीं खो देती। ऐसे नेक्रोसिस को हम क्या कहते हैं? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। अब आप लोगों को एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल वो आएंगे द टाइप ऑफ, सुन ले सारे सुन ले, टाइप ऑफ नेक्रोसिस विच इज अकरिंग इन कार्डियक सेल। वो कौन सा नेक्रोसिस है? कोआगुलेटिव, क्योंकि कार्डियक सेल इज इन द हार्ट, वो हार्ट के अंदर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था लास्ट टाइम कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है, 2 क्वेश्चन याद रखिए यहाँ पे। MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट डाई, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली टेस्टेड होते हैं दोनों। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट डाई, ऑटोप्सी was done which shows necrosis, हाँ जी, which necrosis we will suspect? आंसर is coagulative। MI का पेशेंट है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इट इज अ डेथ ऑफ द सेल इनसाइड द मायोकार्डियम। मायोकार्डियल सेल आर कार्डियक सेल, दे आर इन द हार्ट, और हार्ट के अंदर हमेशा नेक्रोस कौन सा होता है? कोआगुलेटिव होता है।
तो यहाँ पे MI की वजह से अगर पेशेंट की डेथ हुई है तो उसमें अगर हम हार्ट के अंदर जाकर नेक्रोसिस देखें, इट विल बी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन इस तरह आता है कि MI पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MI पेशेंट died, autopsy was done which shows नेक्रोसिस, देखिए सेम चीज है, एंड इंक्रीज न्यूट्रोफिल। अब देखिए ये MCQ बढ़ गया, न्यूट्रोफिल इज द फर्स्ट लाइन सेल ऑफ WBC, ठीक है। नाउ विच या हाउ मच टाइम MI का पेशेंट है, उसकी डेथ हुई, ऑटोप्सी हुई है, न्यूट्रोफिल। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि एज ऑफ इन्फाक्शन, एज से मुराद क्या है, टाइम, कि कितना वक्त हुआ है कि यहाँ पे लोकल सेल की डेथ हुई है। ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डियल सेल की जब डेथ होती है और उसमें कोई बंदा ऑटोप्सी करके नेक्रोसिस को देखे और उसमें स्टिल किस चीज का लेवल बड़ा हो, न्यूट्रोफिल, एज ऑफ इन्फाक्शन हमेशा याद रखे, इट इज राउंड अबाउट 24 आवर। कितने घंटे होते हैं, 24 आवर। द फर्स्ट 24 आवर के लिए MI के बाद जो इनिशियल राइज इन WBC है वो कौन सी होगी, वो न्यूट्रोफिल होगी। तो 2 क्वेश्चन है, MI की पेशेंट में अगर डेथ हो जाए तो उसमें कौन सी टाइप की नेक्रोसिस होगी, कोआगुलेटिव। और अगर कोई पर्सन MI की वजह से मतलब उसकी डेथ होती है और उसमें स्टिल न्यूट्रोफिल इज रेज, तो एज ऑफ इन्फाक्शन कितनी होगी, 24 आवर होगी। तो ये दोनों MCQs आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, एक और कंडीशन की तरफ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ओके, इसमें यहां पे लेके एक और MCQs क्वेश्चन, इन एम्बुलस dislodged in the renal artery which leads to focal ischemia and renal parenchymal death, renal parenchymal cell death, but still the outline of dead cell is remain normal. Which type of necrosis will be suspected? हाँ जी, एनीवन, पेशेंट है, उसकी रीनल आर्टरी में कोई एम्बुलस डिस्लॉज हुआ है और एम्बुलस कोई क्लाट हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द किडनी क्या है, वो कम है, और फिर ब्लड फ्लो रीनल इस्कीमिया हुई है और ब्लड फ्लो इतनी कम हो गई है कि वहां पे लोकल किडनी के अंदर पेरेन्काइमल सेल की डेथ हुई है, लेकिन जो डेथ सेल है उसकी स्टिल जो आउटलाइन है वो क्या है, वो प्रिजर्व है। तो ऐसा नेक्रोसिस जिसमें सेल आर्किटेक्चर रिमेन प्रिजर्व फॉर फ्यू डेज, दैट विल बी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। और इट इज सॉलिड ऑर्गन, रीनल, यहाँ पे किडनी की जिक्र हुई है, whenever there is damage to the kidney, the type of necrosis which is all the time seen, answer will be coagulative necrosis। तो ये भी देखिए एग्जामिनर आप लोगों से डिफरेंट एंगल से वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इफ यू नो द कंसेप्ट इंशाल्लाह ऑल यू पीपल विल से द राइट आंसर। आप लोग आंसर राइट करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट आना चाहिए कि मुझे एग्जामिनर कहाँ पे क्या पूछ सकता है, ठीक है जी। और रीनल आर्टरी के बारे में एक पॉइंट याद रखें, वी हैव टू रीनल आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट। रीनल आर्टरीज आर दी डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा। ये कहाँ से आती है, एब्डोमिनल एयोर्टा एट द लेवल ऑफ L2। वी हैव टू किडनी, सो दे विल अराइज एट द लेवल ऑफ L2। तो किडनी को अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए और उस वजह से लोकल सेल की डेथ हो जाए किडनी के अंदर, उसके अंदर जो नेक्रोसिस की टाइप हमें मिलती है, दैट इज स्टिल कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। क्लियर है? तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का ये हाल मार्क है। इसमें हार्ट के बारे में क्वेश्चन आता है और इसमें जनाब आप लोगों ने याद रखना है किडनी के बारे में ज्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट लिखे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट
with history of right hemiplegia brought to the emergency room. CT was done, which shows ischemic changes. स्ट्रोक का पेशेंट हो सकता है. ischemic changes in the brain. Ischemic changes in the brain. Which type of necrosis will be suspected? तो इसका मतलब क्या हुआ? चाहे आप लोगों को वो सिनेरियो जितना भी लंबा करें, लेकिन वो नेक्रोसिस कहाँ पे पूछ रहे? इनसाइड द ब्रेन. ब्रेन के अंदर चाहे कोई भी कंडीशन हो, लेकिन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ब्रेन, सो द टाइप ऑफ नेक्रोसिस प्रेजेंट वी कैन सी इन द ब्रेन इज कॉल्ड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस. इसके अंदर कौन सा होता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस. यार देख, इसकी रीजंस भी है, लेकिन आप लोगों के पास उतना टाइम अब नहीं है कि आप हर एक चीज को जनाब जाकर डिटेल से पढ़े, लेकिन इतना याद जरूर करें, लिक्वी इज द वर्ड यूज फॉर लिक्विड. तो ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? CSF होते हैं ना, वो लिक्विड टाइप है. तो ब्रेन के अंदर जो भी नेक्रोसिस होगी वो लिक्विड टाइप नेक्रोसिस होगी, जिसको हम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं. तो देखिए यहाँ पे जितने भी इन लोगों ने MCQs देखे हैं, चाहे स्ट्रोक का पेशेंट आ जाए तो स्ट्रोक के पेशेंट में कौन सा नेक्रोसिस होगा? लिक्विफेक्टिव. ब्रेन के अंदर फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ नेक्रोसिस, आंसर इज लिक्विफेक्टिव. ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज याद रखे जो एग्जाम में आ सकता है कि पेशेंट विद, ये इसके साथ लेके, पेशेंट विद डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक, पेशेंट ऑलरेडी स्ट्रोक का पेशेंट है, तो उसमें टाइप ऑफ नेक्रोसिस क्या है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है. लेकिन CT शोज पेल इन्फार्क्ट. जो एरिया ऑफ द ब्रेन की डेथ हुई है वो हमें क्या नजर आया? पेल. तो मतलब ये है व्हाट इज द काज, या व्हाट इज द टाइप. तो क्या हो सकता है? ये इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, ये थ्रोम्बस की वजह से है, और या ये फॉर एग्जांपल हिमोरेजिक स्ट्रोक है. दो तरह के स्ट्रोक है ना. एक को हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं. इस्केमिक स्ट्रोक से मुराद क्या है कि अगर कोई ब्लड सप्लाई कम हो जाए ब्रेन को और वहां पे लोकल सेल की क्या हो जाए? डेथ, उसको इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं. और अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाए जिससे वेसल रप्चर हो जाए, वो हिमोरेजिक है. तो अगर आप CT स्कैन करें और आपको इन्फाक्शन एरिया क्या नजर आए? पेल, तो इसका मतलब कोई क्लाट है वेसल के अंदर जो आगे ब्लड सप्लाई क्या कर चुकी है? कम. और अगर आगे ब्लड नहीं जाएगी वो एरिया हमें पेल नजर आएगा. तो ये हिमोरेज का कंसेप्ट दे रहे कि कोई थ्रोम्बस का कंसेप्ट, थ्रोम्बस, सो दैट मे बी एम्बुलस इन दैट एरिया आर इस्केमिक. तो इसका मतलब ब्लड सप्लाई कम मिल रही है, इसलिए जो एरिया ऑफ इन्फार्क्ट है वो क्या है? वो पेल है. तो आप लोगों ने इस्केमिक स्ट्रोक लिखना है. और मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान द स्ट्रोक इज इस्केमिक स्ट्रोक. सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रोक भी पाकिस्तान में क्या है? वो इस्केमिक स्ट्रोक है. तो अगर एरिया ऑफ इन्फार्क्ट हमें पेल नजर आ जाए, दैट विल बी इस्केमिक और एम्बोलिक स्ट्रोक इसको हम कहते हैं. इट विल नॉट बी, एटलीस्ट इट विल नॉट बी हिमोरेजिक स्ट्रोक. क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप नेक्रोसिस है, इज आल्सो वेरी कॉमन, इसको हम कहते हैं फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस. इसके बाद क्योंकि नेक्रोसिस से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ मैंने ATTs भी पढ़ाए, इसके साथ हमने ट्यूबरकुलोसिस के पॉइंट्स भी पढ़ लिए. नेक्स्ट देखे फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस. देखे फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बारे में एक MCQ याद रखे. इसका तो पहले लेके कंसेप्ट डेफिनेशन क्या है? अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस, a type of cell death which is due to deposition of antibody complex on the walls of blood vessels, on the walls of blood vessels along with
along with फेब्रिन, along with फेब्रिन। ऐसे नेक्रोसिस को हम फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहते हैं। फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बारे में आप लोगों ने 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है कि फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन से होती है। जब वो कहाँ पे डिपोजिट हो जाए, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, और वॉल ऑफ द ब्लड वेसल में किसके साथ अलॉन्ग जाकर वो डिपोजिट जाते हैं, फेब्रिन के साथ। तो इसका मुराद क्या है कि फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस उन एरियाज के अंदर हमें मिलता है जिसमें कोई ब्लड वेसल की पैथोलॉजी हो, क्योंकि दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन along with there is something deposition of antigen, इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं, फेब्रिन के साथ ऑन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल किन कंडीशन में खराब हो सकता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट है उसका क्रोनिक हाइपरटेंशन है और बाद में उसको नेक्रोसिस होता है, आंसर विल बी फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस, क्योंकि हाइपरटेंशन कैन डायरेक्टली इफेक्ट दी ब्लड वेसल्स। और इसके साथ साथ द नेक्स्ट कॉमन कंडीशन they ask in the exam is vasculitis. What is vasculitis? It is the inflammation of vessels. तो ये हमने बेसिक्स में भी पढ़ा था और अभी भी थोड़ा सा रिपीट करता जाओ। We have different types of vasculitis. हमारे पास different types vasculitis है। मतलब पैथोलॉजी में क्या कहते हैं कि there is large size vasculitis या large vessel vasculitis, ये भी हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मीडियम साइज vasculitis। तो मीडियम साइज वास्कुलाइटिस भी है या मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस है, और इसके साथ साथ स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेसल इन्वॉल्व्ड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलाइटिस। तो यहाँ पे आप लोगों ने वेसल की डायमीटर और वेसल की साइज को देखकर डिफरेंट टाइप्स के वास्कुलाइटिस बताने हैं। लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस के अंदर फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेम्पोरल आर्टेराइटिस। इसके अंदर क्या होता है, टेम्पोरल आर्टेराइटिस। अगर आप लोग याद करें, इसको हम पैथोलॉजी में जॉइंट सेल आर्टेराइटिस भी कहते हैं। इसमें टेम्पोरल आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन आर्टेराइटिस मीन इट इज अ टाइप ऑफ वास्कुलाइटिस। तो चाहे इसके अंदर वो नेक्रोसिस पूछे तो कौन सा लिखना है, फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस लिखना है। इसके बाद वो वास्कुलाइटिस जो अयोटा को अफेक्ट करे उसको हम कहते हैं टाकायासु आर्टेराइटिस। टाकायासु आर्टेराइटिस, इस आर्टेराइटिस के अंदर इयोटा इफेक्ट होती है, और इयोटा इस तरह इफेक्ट हो जाती है कि जो ब्लड है वो अपर लिम्ब को कम हो जाती है। तो इन लोगों के अंदर जब हम रेडियल पल्स पर चेक करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा वीक मिलता है, ऐसा लगता है कि इस बंदे की पल्स बिल्कुल नहीं है। इस वजह से टाकायासु आर्टेराइटिस को हम पल्सलेस वास्कुलाइटिस भी कहते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब टेम्पोरल आर्टेराइटिस, टाकायासु आर्टेराइटिस की आगे मैं मजीद भी पढ़ाऊंगा इसके एमसीक्यूज, but just for the fibrinoid necrosis any vessel vasculitis will lead to fibrinoid necrosis। इसके अंदर मीडियम साइज में आप लोगों को आना चाहिए कावासाकी डिजीज। इसके अंदर क्या आता है, कावासाकी डिजीज। तो कावासाकी डिजीज इसके अंदर आता है, ठीक है। इसमें जनाब नेक्स्ट अगर आप लोगों ने मीडियम साइज वास्कुलाइटिस लिखना है, इसमें बर्जर डिजीज आता है। बर्जर डिजीज स्मोकर के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, और कावासाकी डिजीज इट कैन अफेक्ट अ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द टंग होती है। और कावासाकी डिजीज का एक एमसीक्यूज ये आता है, इट इज अ मीडियम साइज वास्कुलाइटिस व्हिच कैन अफेक्ट कोरोनरी आर्टरी। ये किसको अफेक्ट करती है, कोरोनरी आर्टरी, और ये कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म कराती है। ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है, आउट पाउच करती है, और जिस आर्टरी के अंदर एन्यूरिज्म होती है तो उसमें क्लॉट के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो लेस देन 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर कोरोनरी वेसल वास्कुलाइटिस विच इज कावासाकी डिजीज, तो ये कार्डियक डेथ या हार्ट अटैक करा सकते हैं कि नहीं। तो 5 साल से कम उम्र बच्चों को तो हार्ट अटैक वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि वट एवर द रिस्क फैक्टर वी नीड फॉर द MI या हार्ट अटैक, लाइक सम आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, सम आर नॉन मॉडिफाइबल। उसमें फिर हाइपरटेंशन भी है, इसमें डायबिटीज भी है, हाइपरलिपिडीमिया है, स्मोकिंग है, वो तो बच्चों में नहीं होता। लेकिन ऐसा वास्कुलाइटिस जो हार्ट अटैक लेस देन 5 ईयर बच्चे में करा सकता है, आंसर इज कावासाकी डिजीज। क्लियर है? इसमें कावासाकी डिजीज के अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर देखिए फीवर होता है, ठीक है। इसमें रेशेज आती है, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट। इसमें सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी होती है, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द टंग भी होती है, ठीक है। सो दीज आर द कावासाकी डिजीज पॉइंट, एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज IVIG।
इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो IVIG इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कावासाकी डिजीज। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन से बंदा ठीक होता है। इसमें अगर आप लोगों ने याद रखना है चर्च स्ट्रास सिंड्रोम, इसके अंदर चर्च स्ट्रास सिंड्रोम, ठीक है, इसके अंदर HSP हेनोक्सोलियन परप्यूरा, ठीक है, मतलब यह है HSP हेनोक्सोलियन परप्यूरा। इसमें बटक्स के ऊपर रैशेज आती है, एब्डोमेन इन्वॉल्वमेंट होती है। ये हम आगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर मजीद भी पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि whenever they ask a type of vessel problem, तो वेसल के अंदर whatever the necrosis we will have, answer will be फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। एक और MCQ जो FCPS के अंदर गायनी में बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि देखे a pregnant female brought to the ER with history of blurry vision, epigastric pain, ये गायनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। epigastric pain, BP on two occasion 6 hourly apart, 2 occasion 160 by 105 and 170 by 110 millimeter of mercury, ठीक है, and her gestational age means pregnancy age is 26 weeks and having +3 dipstick proteinuria. Which type of necrosis will suspect? अब लोग के जहन में क्या आना चाहिए इसके अंदर, ये है क्या चीज? गायनकोलॉजी के अंदर जो भी एग्जाम देने जाएगा या जो भी एग्जाम देने जा रही है डॉक्टर जितने भी है, इन लोगों को पहले इसकी जनाब पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो देखिए इसमें 3 चीजें याद रखें। जब ऐसा केस जिसमें गेस्टेशनल एज 20 से ज्यादा हो, गेस्टेशनल एज मोर देन 20 वीक्स, नंबर 1 MCQs। दूसरी बात, द पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन 6 hourly अपार्ट, इसकी दोनों ओकेजन पे BP क्या है वो ज्यादा है। और इसमें तीसरी बात ये होगी कि देयर शुड बी प्रोटीन यूरिया, मतलब देयर विल बी प्रोटीन लीकिंग इन द यूरिन। Normally protein is not leak in the urine unless there is no pathology। तो प्रोटीन यूरिया हम डिप्स्टिक से कराते हैं +1 +2 +3 +4, +1 +2 इसको माइल्ड प्रोटीन यूरिया कहते हैं, +3 +4 को सीवियर प्रोटीन यूरिया कहते हैं। इसका मतलब ये है या मैसिव प्रोटीन यूरिया, इसमें +3 है या अगर +4 हो, ये कितनी चीजें हो गई? 3। अगर ये 3 चीजें किसी पेशेंट में हो, इसकी जेस्टेशनल एज 26 है तो 20 वीक से ज्यादा है, 2 ओकेजन पे 6 hourly अपार्ट इसकी BP भी क्या है ज्यादा है, और साथ में +3 प्रोटीन यूरिया भी है। इन 3 चीजों को हम इकट्ठा कहते हैं प्रीक्लाम्शिया, दैट इज कॉल्ड प्रीक्लाम्शिया। तो डायग्नोसिस आप लोग को आना चाहिए कि दिस इज अ केस ऑफ प्रीक्लाम्शिया। अब प्रीक्लाम्शिया के अंदर देयर शुड बी हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन कैन डायरेक्टली डैमेज दी ब्लड वेसल, क्योंकि क्रोनिक हाइपरटेंशन जहां पे भी आ जाए वेसल को डैमेज करेगा। तो अगर कोई बंदा आपसे ये कहे प्रीक्लाम्शिया पेशेंट के अंदर विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस विल बी सीन, आंसर इज फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस, क्योंकि प्रीक्लाम्शिया के अंदर तो हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन अगर हम ट्रीट ना करें इट विल डैमेज द वेसल, देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी along with fibrin on the wall of blood vessel। आंसर will be which necrosis? फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसके अंदर हाइपरटेंशन एंटिटी है और ये हमें पता होना चाहिए। अगर इन 3 चीजों के साथ इस फीमेल को बार बार क्या हो रहे, सीजर या फिट्स हो रहे, फिट्स, देखे फिट्स, मतलब ये 3 चीजें तो होगी, लेकिन इसके साथ अगर फीमेल को क्या पड़ रहे, सीजर, तो दैट इज कॉल्ड इक्लाम्शिया। इसको हम फिर क्या कहते हैं? इक्लाम्शिया।
सो प्री क्लाम्शिया और ई क्लाम्शिया के अंदर जो डिफरेंस है वो किस बेस पे है, सीजर बेस पे है। एक में सीजर नहीं होती और एक में सीजर होती है। लेकिन अब आप लोगों से मेरा दो सवाल है कि टाइप ऑफ नेक्रोसिस वन एवर दे आस्क स्पेशली इन प्री क्लाम्शिया वो कौन सी होगी, फेब्रिनॉइड होगी। और अगर ई क्लाम्शिया में पूछे फिर भी क्या होगी, फेब्रिनॉइड होगी, क्योंकि दोनों के अंदर हाइपरटेंशन का एंटिटी जरूर मौजूद होता है। क्लियर है? तो चाहे कोई टाइप की वस्कुलाइटिस आ जाए या किसी भी टाइप की हाइपरटेंशन हिस्ट्री आ जाए, थिंक अबाउट फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। शायद आप लोगों ने एक और कंडीशन पढ़ा हो इधर मीडियम साइज वस्कुलाइटिस के साथ, उसको कहते हैं पेन, PAN, पोली आर्टेराइटिस नोडोसा। उसको क्या कहते हैं? इस मीडियम साइज के अंदर ये भी लिख सकते हैं पेन, पोली आर्टेराइटिस नोडोसा, क्योंकि ये वाला एरिया ज्यादा आता है। A patient previously diagnosed case of polyarteritis nodosa, which type of necrosis will be suspect? Answer is फेब्रिनॉइड। और ये भी लिखे साथ में कि जिस बंदे को पेन हो, polyarteritis nodosa हो, those people also have the chance of hepatitis B। ये भी MCQs है कि PAN is always associated, ये नहीं है कि इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी होती है, लेकिन polyarteritis nodosa is most likely associated with which condition? हेपेटाइटिस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब लास्ट की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड फैट नेक्रोसिस। ये क्या होता है? फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली एग्जाम में बार बार वो पूछते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आ जाए कि नेक्रोसिस सीन इन ओमेंटम। व्हाट इज ओमेंटम? ओमेंटम इज अ फैटी लेयर। ओमेंटम एक फैटी लेयर है जो एब्डोमिनल कैविटी को सराउंड कर देता है। इसका मतलब इसके एमसीक्यूज 3-4 है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं कि नेक्रोसिस इन ओमेंटम। अगर ओमेंटम के अंदर नेक्रोसिस आ जाए ड्यूरिंग किस चीज के केस में? पेंक्रियाटाइटिस, क्योंकि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के अंदर ओमेंटम में नेक्रोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इफ यू नो द बेसिक एनाटॉमी कि व्हाट इज द वर्ड ओमेंटम मीन, तो इधर ही अपना कंसेप्ट पड़ा है। ओमेंटम किसको कहते हैं? फैट को कहते हैं। सो व्हेन एवर नेक्रोसिस दे आस्क इन द ओमेंटम, आंखें बंद करके आप लोगों ने क्लिक करना है फैट नेक्रोसिस। हमने फैट नेक्रोसिस ही करना है, इसमें फैट नेक्रोज आता है। ओके, अनदर एमसीक्यूज कॉमनली आस्क इन दी, जो लास्ट टाइम अभी फरवरी वाला नहीं सितंबर वाला एग्जाम था, उसके अंदर हर स्पेशलिटी के अंदर ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैट नेक्रोसिस? आंसर इज ऑलवेज ट्रोमा। ये क्या होता है? ट्रोमा होता है। तो यहाँ पे इसके साथ ये भी लिखे MCC स्टैंड फॉर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस इज आंसर इज ट्रोमा। इसको हम ट्रोमा कहते हैं। ट्रोमा जो है ना, ये फैट नेक्रोसिस का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि ट्रोमा टू दी फीमेल ब्रेस्ट, अगर फीमेल ब्रेस्ट को ट्रोमा हो जाए उसके बाद अगर टाइप ऑफ नेक्रोसिस आ जाए वो भी क्या होगा? फैट नेक्रोसिस। तो ट्रोमा टू फीमेल ब्रेस्ट एंड टाइप ऑफ नेक्रोसिस, वो पूछ दे टाइप ऑफ नेक्रोसिस, तो जनाब वो कौन सा होगा? आंसर इज फैट नेक्रोसिस। ये भी फैट नेक्रोसिस होगा। तो फैट नेक्रोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज ट्रोमा है। फैट नेक्रोसिस पेंक्रियाटाइटिस में भी होता है। फैट नेक्रोसिस ये ब्रेस्ट जो है ना, इसके बाद अगर इंजरी हो जाए, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन इफ देयर इज ट्रोमा टू द ब्रेस्ट? आंसर विल बी फैट नेक्रोसिस। तो ये थे जनाब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू पीपल शुड नो अबाउट द नेक्रोसिस एंड इट्स टाइप्स। इसमें जनाब एक क्वेश्चन हो वो जरूर लाते हैं। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट की तरफ जाते हैं जिसमें भी एक MCQ पक्का आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अस्कुल्टेशन साइट्स। हेडिंग दे कि व्हाट इज मेंट बाय अस्कुल्टेशन साइट्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक बहुत फेवरेट एरिया है अस्कुल्टेशन साइट। ठीक है, कि व्हाट आर द डिफरेंट साइट वेयर वी कैन अस्कुल्टेट। ठीक है, ओके। हाउ मेनी एरियाज इन द हार्ट वी कैन अस्कुल्टेट। वैसे हमने बेसिक्स पढ़ने हैं जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, वो आप लोगों ने याद रखने 4 एरियाज हैं। कितने एरियाज हैं? 4 हैं। इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो लेके माइट्रल एरिया हम कहाँ पे अस्कुल्टेट करते हैं, क्योंकि माइट्रल वॉल वी है इन द हार्ट, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ माइट्रल वॉल के साथ साथ कौन सा वॉल होता है? ट्राइकस्पिड वॉल।
तो माइट्रल एरिया माइट्रल वाल्व के लिए है, ट्राइकस्पिड वाल्व के लिए या हम वाल्व पहले लिखते हैं, वाल्व लेके, ठीक है, वाल्व। इसके बाद पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व को हम देखेंगे, ठीक है जी, पल्मोनरी वाल्व, और आखिर में लिखे एयोर्टिक वाल्व। ये हमारे पास 4 वाल्व है जिसके लिए डिफरेंट ऑस्कुल्टेशन एरियाज हैं, और यही तो एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखने हैं। इसकी जो कंसेप्ट है मैं थोड़ा बहुत बताने लगा हूँ सबको ताकि समझ आ जाए, इसको देखना है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको कंपेयर करें तो आप लोग इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए एक 2 चीज़ों का आप लोगों ने केयर करना है। एग्जाम में लोग गलती कर देते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर इसका सवाल वो ज़रूर पूछते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी, इसको रिब केज कहते हैं। जो चेस्ट कैविटी है इसका जो फ्रंट है वो स्टर्नम ने बनाया है और इसका जो बैक है वो वर्टेब्रास ने बनाया है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है, इसके अंदर हार्ट है, ठीक है, बिकॉज इन द थोरेसिक कैविटी द मेन ऑर्गन्स आर हार्ट एंड लंग्स, ये दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखे, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये चेस्ट बोन बना रहा हूँ, चेस्ट बोन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के कितने पार्ट्स हैं, हाँ जी, हाँ 3 पार्ट्स होते हैं स्टर्नम के। इसका ये वाला जो पार्ट है, जो ब्रॉडर पार्ट है, दैट इज मेनोब्रियम, इसको मेनोब्रियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बॉडी, और इसको हम ज़िफॉइड प्रोसेस। इस मेनोब्रियम और बॉडी के दरमियान ये जो सेकंड रिब के सामने एक लाइन है, इसको हम एंगल ऑफ लुईस या स्टर्नल एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट याद रखना है, हम स्टर्नल एंगल से ही रिब्स की क्या स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, और ये कौन सा बोन है, दैट इज क्लेविकल। क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस के साथ टच है स्केपुला, इसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। और दिस क्लेविकल आल्सो टच टू दी स्टर्नम, स्टर्नम के किस पॉइंट से, मेनोब्रियम, इसको मेनोब्रियो क्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं, या इस एरिया को हम स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। क्योंकि क्लेविकल ये एक हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बोन है जिसको ब्यूटी बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये फ्रंट से मेनोब्रियम के साथ टच है और इस साइड से एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला के साथ टच है। अब इधर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये सेकंड रिब है, तो इसके ऊपर फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, ये क्या है, सेकंड इंटरकोस्टल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। अगर हम आए और हम एक लाइन खींचे क्लेविकल के, कहाँ से, मिड से, मिड क्लेविकुलर लाइन पे अगर आकर हम किस स्पेस में आए, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन दी लेफ्ट साइड पे आ जाए, here we can hurt mitral valve। यहाँ पे हम कौन से वाल्व को सुनेंगे, mitral। So mitral valve is best hurt if we put stethoscope in the fifth intercostal space in the mid clavicular line on the left side। यहाँ पे लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो mitral एरिया का ही आता है। वाई, इसको एपेक्स ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपेक्स ऑफ द हार्ट। यहाँ पे लेके, हाँ जी, कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस, ICS stand for intercostal space। Fifth intercostal space on which side, left side at mid, हाँ जी, clavicular line, mid clavicular line। तो ये नियर टू द स्टर्नम आएगा कि अवे फ्रॉम द स्टर्नम आएगा, हाँ जी, ये मिड क्लेविकुलर लाइन, ये नियर टू द स्टर्नम है क्या अवे, ये 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम होता है। क्लियर है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम। ओके जी, तो इधर देखे, अगर ये स्टर्नल एंगल है तो इसके सामने कौन सा रिब आता है, स्टर्नल एंगल, सेकंड, इसके साथ फिर थर्ड, फिर इस तरफ फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह 6, 11 पेयर। ये सेकंड इंटरकोस्टल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये कौन सा है, फिफ्थ। तो यहाँ पे मिड क्लेविकुलर लाइन में ये कौन सा एरिया आता है, माइट्रल एरिया। क्लियर है। अब इधर देखिए, ये फिर से स्टर्नल एंगल ले ले, ये कौन सा स्पेस है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ है। फोर्थ अगर हम दे दे नियर टू द स्टर्नम, यहाँ पे ट्राइकस्पिड एरिया होता है। इसका मतलब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर दी, हाँ जी, स्टर्नम, नियर दी स्टर्नम ऑन विच साइड, स्टिल इट इज ऑन दी लेफ्ट साइड, सेम लेफ्ट साइड पे। क्लियर है। ओके, यहाँ पे ये कौन सा स्पेस है, ये स्टर्नल एंगल है, इसके सामने सेकंड रिब है। ये तो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी एरिया होता है। कौन सा एरिया,
पल्मोनरी, तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन लेफ्ट साइड, और इसका करस्पॉन्डिंग सिमल्टेनियसली अपोजिट साइड पे सेकंड ऑन दी राइट, मतलब ये तो लेफ्ट है ना, अगर हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस किस साइड पे है, राइट, वो आप एयोर्टिक वॉल होता है, यहाँ पे एयोर्टिक वॉल होता है। तो सेकंड ICS स्टैंड फॉर इंटरकोस्टल स्पेस ऑन दी राइट साइड, ऑन दी राइट साइड, यहाँ पे जो वॉल हम सुनेंगे दैट विल बी एयोर्टिक वॉल, ऐसा है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एयोर्टिक वाल्व है, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है, यहाँ पे कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, और यहाँ पे फिफ्थ इंटरकोस्टल में माइट्रल वाल्व है। दीज आर कॉल्ड द डिफरेंट ऑस्कुल्टेशन साइट, ये डिफरेंट ऑस्कुल्टेशन साइट है। देखे इन सब को अगर हम इस तरह मिलाए दैट इज कॉल्ड जेड पैटर्न, इसको हम क्या कहते हैं, जेड पैटर्न। ये इस तरह अगर हम सबको मिलाएं तो हमें कौन सा पैटर्न दे रहा है, जेड पैटर्न दे रहा है। तो जेड पैटर्न के अंदर हम मुख्तलिफ वाल्व को क्या करते हैं, ऑस्कुल्टेट करते हैं। MCQ जरूर आता है। पता है माइट्रल वाल्व, हमारा एक दोस्त था और वो 74 एग्रीगेट पे फेल हुआ था। वाई, वो कह रहा था कि यार माइट्रल एरिया उन लोगों ने दिया होता है, तो ऑप्शन ए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड एडमिट क्लेविकुलर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड एडमिट क्लेव, तो हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल ऑन दी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड राइट नहीं है। हाँ, ये राइट पे कब होगा, व्हेन अ पर्सन हैव डेक्स्ट्रोकार्डिया, पेशेंट को जब क्या हो, डेक्स्ट्रोकार्डिया हो। मतलब ये है कि अगर 2/3 ऑफ द हार्ट विच इज नॉर्मली ऑन द लेफ्ट साइड वो शिफ्ट हो जाए किस साइड पे, राइट पे, तो फिर उस बंदे में जनाब ये वॉल जो है ना शिफ्ट हो जाती है। लेकिन दिस इज जस्ट फॉर द नॉर्मल। अब 3-4 चीजें याद रखें। देखें अगर ये टिपिकल हम एक हार्ट की नॉर्मल डायग्राम ड्रा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस हार्ट नॉर्मल डायग्राम, तो ये हमारे पास कौन सा एट्रियम है, राइट, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेम्बर्ड ह्यूमन हार्ट है। इसमें 2 आर्टरियम्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। देखिए राइट आर्टरियम से ब्लड किधर जाएगी, राइट वेंट्रिकल, किस वाल्व के जरिए, ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी, किस वाल्व के जरिए, पल्मोनरी वाल्व के जरिए। फिर लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, किस वाल्व के जरिए, माइट्रल वाल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इयोटा में जाएगी बाय द हेल्प ऑफ aortic valve। क्लियर है। सो हाउ मेनी valve we have in the heart, there are totally 4 valve। these 2 valves present on the right side of the heart, और ये जो 2 valve है ये हार्ट के लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेकिन जो माइट्रल वाल्व है और एयोर्टिक वाल्व है ये किस साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे MCQs लेके अब देखे हमने आगे कुछ MCQs पढ़ने हैं कि इन वाल्व की कभी कभार नेयरविंग होती है, नेयरविंग ऑफ द वाल्व इज स्टीनोसिस, और कभी कभार ये वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाते तो उससे बैकवर्ड फ्लो होती है, उसको हम रीगर्जिटेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो MCQs क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है वो ये है, मोस्ट कॉमनली, इसमें भी एक MCQ जरूर, ठीक है, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड वाल्व इन यंग पीपल। अगर एग्जाम में आ जाए कि यंग लोगों में, यंग एजेस के अंदर मोस्ट कॉमनली वाल्व टू बी अफेक्ट इन द हार्ट, आंसर इज माइट्रल वाल्व। ये माइट्रल वाल्व है क्योंकि माइट्रल वाल्व प्रॉब्लम और मोस्ट कॉमनली सीन, क्योंकि ये रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से ज्यादा इफेक्ट होता है। रूमेटिक फीवर का नाम सुना होगा, वो हम आगे पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन यंग एजेस की बात जब भी आती है उन लोगों के अंदर मोस्ट कॉमनली वाल्व टू बी अफेक्टेड इज माइट्रल वाल्व। इनके बाद नेक्स्ट देखे मोस्ट कॉमन अफेक्टेड वाल्व इन ओल्डर एज। हाँ जी, ओल्डर एज के अंदर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वाल्व इज एयोर्टिक वाल्व। ये कौन सा वाल्व है, एयोर्टिक वाल्व है, क्योंकि एयोर्टिक वाल्व पे कैल्सिफिकेशन होती है, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और इन दोनों MCQs के साथ साथ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट MCQs यू पीपल शुड नो कि मोस्ट कॉमन affected valve in IV drug, हाँ जी, abuser, anyone, IV ड्रग एब्यूजर्स के लोग हैं, वो IV ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग को आर्टरी में डालते कि वेन में, तो यहाँ से जो वीनस ब्लड है, हाँ, चाहे वो सुपीरियर वीना केवा से हो या इंफीरियर, वो किस एट्रियम में आए थे, राइट एट्रियम।
तो राइट एट्रियम से ब्लड इनिशियली किस वाल को फेस करेगी? ट्राइकस्पिड। तो जब भी आईवी ड्रग एब्यूजर आ जाए उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन वाल है विच शुड बी अफेक्टेड आंसर इज ट्राइकस्पिड वाल, बिकॉज whenever they put some drugs in the IV intravenously they will be reached via the superior vena cava or inferior, जो भी हो जहां से भी हो, लेकिन venous blood at the end कहां को आती है? राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में जाती है तो किस वाल से गुजरेगी? ट्राइकस्पिड वाल से। तो यहाँ पे IV ड्रग एब्यूजर के अंदर द मोस्ट कॉमनली वाल टू बी अफेक्टेड आंसर इज ट्राइकस्पिड वाल। क्लियर है? ये ट्राइकस्पिड वाल है, इसलिए इसके बारे में एक चीज मशहूर है कि डोंट ट्राई ड्रग। हम इस तरह कह देना क्या? डोंट ट्राई द ड्रग, इट इज बैड, बिकॉज इफ यू ट्राई द ड्रग इट विल डैमेज ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। Another MCQ's question which is related to microbiology, अगर आ जाए what is the most likely organism in IV drug abuser which can damage tricuspid valve? Answer is Staphylococcus aureus. Staph aureus is the most common cause of damage to tricuspid valve in case of IV drug abuser. तो ये भी MCQ's question आता है Staphylococcus aureus। तो Staphylococcus aureus इट इज अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है और ये आईवी ड्रग एब्यूजर के अंदर मोस्ट लाइकली जो वाल डैमेज करता है दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अस्कल्टेशन साइट एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट MCQs which are related to the different valves। ठीक है, ओके।